नमस्कार। न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। सबसे पहले आप सभी को न्यूज 24 की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। तो साल बदल गया है, लेकिन सवाल नहीं। साल वही है, पर सवाल तो सवाल रहेगा, क्योंकि जब बात खास करके राजनीति की होती है तो सवाल तो उठते हैं। दरअसल कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में उलटफेर चल रहा है। एक तरफ पहले लल्लन सिंह ने इस्तीफा दे दिया, नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, और अब जो खबर बिहार से सामने आई वो चौंकाने वाली, क्योंकि बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव से मुलाकात की, जिससे बिहार का सियासी पारा हाई हो गया है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता राकेश पोद्दार जी, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं सौरभ जी का रुख करना चाहूंगी। सौरभ जी, आरजेडी प्रमुख लालू यादव से अवध बिहारी चौधरी ने मुलाकात की बंद कमरे में, क्या बातचीत हुई? जी बिल्कुल सबा, सबसे पहले आपको और हमारे सभी जो गेस्ट हैं और उनके साथ साथ जो हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आपने सवाल किया कि जो स्पीकर थे वो लालू प्रसाद यादव से कल उन्होंने मुलाकात की थी। हालांकि जब मुलाकात के बाद वो बाहर निकले थे तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि चूंकि 2023 का ये अंतिम दिन था, इसीलिए वो अपने सुप्रीमो से मुलाकात करने आए थे। लेकिन निश्चित तौर पर अगर हाल के कुछ दिनों में अगर आप देखें तो बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। भले जो राजनेता हैं या महागठबंधन के तमाम जो नेता हैं वह भले कह रहे हों कि सब चीज ठीक है और हम लोग मजबूत हैं और एक साथ हैं, लेकिन निश्चित तौर पर राजनीति में जो कहा जाता है वो होता नहीं है, और जो होता है वह बिल्कुल नेता कहते नहीं है जब तक चीजें हो ना जाए। तो ये तय है कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। वो मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, या इस तरीके से आप समझ सकती हैं कि आज नया साल का पहला दिन है और इसके पहले हमने देखा था कि कई बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं, और कई बार वो यदा कदा वो पहुंचे भी हैं। लेकिन पिछले 1 डेढ़ महीने से अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके आवास पर नहीं गए। आज साल का पहला दिन था। वो आज ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि नीतीश कुमार जाएंगे, लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करेंगे, लेकिन अभी तक नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के आवास पर नहीं पहुंचे। तो निश्चित तौर पर चीजें जो है वो पहले जैसी नहीं है। खटास जरूर आई है, और खटास किस लेवल तक है इसे समझने के लिए हमें और आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जो खबर आ रही थी कि ललन सिंह जो हैं उनके प्रति नीतीश कुमार नाराज हैं और उसी के कारण उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया गया था। हालांकि बाद में खबरें ये आई, चाहे नीतीश कुमार हो या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो पूर्व अब हो चुके हैं ललन सिंह, उन्होंने कहा कि नहीं, नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। हमने आग्रह किया था मुख्यमंत्री से कि मेरे पास समय नहीं है और मुझे आप मुक्त कर दीजिए, क्योंकि मैं एक उम्मीदवार हूं और मुझे लोकसभा का चुनाव भी लड़ना है। लेकिन हमने कई बार देखा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो आराम से चुनाव भी लड़ते हैं और उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन इस चीज का हवाला दिया गया ललन सिंह के तरफ से। लेकिन ये तय है कि महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही है, और उसकी वानगी कई सारे उदाहरण हैं जो कि हाल के पिछले 1 डेढ़ महीने में बिहार की राजनीति में देखी जा रही है। सब जी बिल्कुल। अरुण जी, क्या महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? सवाल जी, सबसे पहले पैनल में मौजूद तमाम साथियों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आपके चैनल के माध्यम से आपके जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी, और बिहार प्रदेश के तमाम बिहार वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल बिहार के लिए, देश के लिए नया संदेश लेके आए। और जहां तक आपका सवाल है
सभा जी जी कि महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब देख रहे हैं कि आपका हेडिंग भी लगाए हैं 2024 में कैसी होगी बिहार की पॉलिटिक्स, तो ये आपका है। लेकिन बिहार में तो महागठबंधन की सरकार पूरी मजबूती के साथ पिछले 14-15 महीने से आप देख रहे हैं लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री और आदरणीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में बेहतर कार्य कर रही है। लगातार एक से एक जनता के हित में निर्णय ले रही है। चाहे जाति आधारित सर्वे की बात कर लें, सर्वे प्रकाशन के बाद चाहे आप आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात कर लें, उसके बाद चाहे जन कल्याणकारी योजनाएं जो बनाई है बिहार सरकार में उसकी बात कर लें, चाहे लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अब तक 2,40,000 से ज्यादा नियुक्तियां प्रक्रिया में है। 1,22,000 तो प्रक्रिया में है, 1,20,000 नियुक्तियां दे चुकी। चाहे हेल्थ सेक्टर में देख लीजिए, हर क्षेत्र में आप लगातार नौकरी, मतलब एक साल के अंदर देश में पहला राज्य बिहार प्रदेश है, महागठबंधन की सरकार है। 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां अब तक में बिहार सरकार ने दे दिया। जो हमारे डॉक्टर संजीव कुमार से सवाल ले लेते हैं। जी अरुण जी, ठीक है जी। डॉक्टर संजीव कुमार जी, क्या बिहार की राजनीति में नए साल पर फिर से बड़ा खेल होने वाला है? क्योंकि अभी जैसा कुछ दिनों से देखने को मिल रहा है कि कुछ ना कुछ उलटफेर हो ही रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? सारे जितने भी पैनल में मौजूद लोग हैं, 9 वर्ष की पूरी शुभकामना कि 24 का साल मंगलमय हो, आपके लिए शुभ हो, एक अच्छा साल के रूप में ये साबित हो। देखिए, शुरू में हम लोग निगेटिव चीजों से शुरुआत क्यों करें, हम लोग पॉजिटिव बात करें। और पॉजिटिविटी इसमें कि राजनीति में गठबंधन भी कहीं ना कहीं कोई फैक्ट पर होता है टिका हुआ। अगर गठबंधन के साथियों का विश्वास बढ़ता है और इच्छा आकांक्षा महत्वाकांक्षा बढ़ती है तो दिशा बदल सकती है, इससे हम लोग इनकार नहीं कर सकते। न इसमें कोई डिफेंड करने वाली बात है, न कोई ऑफेंड करने वाली बात है। हम आप सौरभ जी जो हम लोग मौजूद हैं, तो हम लोग तो एक कयास पर ही बात करते हैं कि इस तरह की चीजें दिख रही है। अब जैसे अवध बिहारी चौधरी जी का मुख्यमंत्री जी के निवास पर जाना, फिर राबड़ी जी के आवास पर जाना, ये कहना कि बस हम तो शुभकामना देने गए थे, लेने गए थे, लेकिन एक शक की सुई तो जाती है कि आखिर स्पीकर महोदय का इन दोनों से मिलने का मकसद क्या है, कौन सी ऐसी चीज हो गई जो दोनों लोगों से ये मिल रहे हैं। ठीक सौरभ जी ने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जी एक कटसी कॉल में ही, राबड़ी जी का जन्मदिन भी है और 1 जनवरी भी है, तो अगर मुख्यमंत्री जी अगर जाते हैं वो राबड़ी जी के आवास पर, तो मैं मानूंगा कि हाँ सब कुछ सहज है। अगर ये दूरियां बना लेते हैं तो लगेगा कि नहीं कोई ना कोई बात है। ठीक है, आज उनकी माँ की पुण्यतिथि भी है कल्याण बिघा में और वहां भी वो गए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी मुख्यमंत्री जी अगर वहां जाते हैं, मिलते हैं, तो माना जाएगा कि सब कुछ सामान्य है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जो कयासों के बाजार हैं, उस बाजार से तो लगता है कहीं से बात आ रही है कि कांग्रेस में इनको संयोजक बनाने की बात कही जाएगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 22 जनवरी के बाद ही हम कुछ बता पाएंगे कि क्या होगा बिहार में या हम लोग की क्या भूमिका होगी। तो सबके अपने अपने ये है, इसलिए इसको पॉजिटिव नोट से हम लोग शुरू करें कि क्या जिस चीज की चर्चा अरुण जी कर रहे हैं कि अगर गठबंधन की सरकार है और विकास और रोजगार नौकरी के सवाल पर यह सरकार लगातार अगर आगे बढ़ रही है, तो क्या यह सरकार बीच में लड़खड़ाएगी? क्या यह सरकार का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या जो जिस मोमेंटम जिस गति की बात ये कर रहे हैं उस गति को ये लोग और धार देंगे? तो सवाल वहां जाकर करके होता है कि अगर सब कुछ ठीक है, सारी चीजें अनुकूल है, गति भी आपकी बहुत तेज है, तो फिर इस तरह के कयासों के बाजार गर्म क्यों है? क्यों बातें हो रही है कि लालू प्रसाद जी चाहते हैं कि अब तेजस्वी जी को जिम्मेवारी दी जाए? क्यों इस तरह की बात की जा रही है कि
नीतीश कुमार जी इस बात को लेकर के सशंकित हैं कि कहीं जेडीयू पार्टी में कहीं कोई ऐसी चीजें न हो जाए जिसकी वजह से पार्टी को लेकर के एक सवाल खड़ा हो जाए। तो ये जो शंका है, संदेह है, हम लोग आज नववर्ष के दिन इस शंका संदेह का समाधान ढूंढे। हम तो समझते हैं कि सब लोगों के लिए मेरी शुभकामना है कि सब कुछ सहज हो, सब कुछ अच्छा हो और विकास की धार और गति बनी रहे ताकि बेहतर बिहार की शुभकामना हम लोग दे सके। जी बिल्कुल। चलिए राकेश पोद्दार जी से एक सवाल ले लेते हैं। राकेश पोद्दार जी, बिहार विधानसभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने लालू यादव से मुलाकात की, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? देखिए, पहले तो मैं नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को देना चाहता हूं और दूसरी, भगवान श्री प्रभु श्री राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हम लोगों ने 22 जनवरी को रखा, तो सभी सनातन धर्म के लोगों से मैं कहना चाहता हूं भगवान प्रभु श्री राम के नाम के 5 दीप प्रज्वलित अपने घर में जरूर करें। और ऐसे जो तो हमारे पास ही आना है इसको। राकेश पोद्दार जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जितने मैगजीन आती है ना वो उसको दे नहीं कबाड़ी को, मतलब मेरे को दे देना, बच्चे को पढ़ने देना, ऑफिसों में जैसे होते हैं ना। हेलो हेलो जी, अब आ रही है जी, अब आवाज आ रही है। अच्छा, आ रही है ना? हाँ, तो मैं पहले तो नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को देना चाहता हूं और दूसरी बात, जो हम लोगों ने 22 जनवरी को प्रभु श्री राम का जन्म उत्सव प्राण प्रतिष्ठा रखा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, तो आप लोगों को कहना चाहता हूं कि सनातन धर्म के जितने भी लोग बैठे हुए हैं, भगवान प्रभु श्री राम के नाम का 5 दीप अपने घर में जरूर प्रज्वलित करें और प्रभु श्री राम का नाम के से दीपावली मनाने का कार्य करें। और बात रहा सभा जी ने आप ऊपर चलिए सौरभ जी के पास कुछ सवाल है। सौरभ जी पूछिए। राकेश पोद्दार जी की आवाज नहीं आ रही, आप पूछिए सवाल। जी बिल्कुल, मेरा सवाल जो है वो अरुण जी से है। अरुण जी, ये बताइए, आप लगातार दावा कर रहे हैं या आपके जो नेता हैं वो लगातार दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, तो कैसे हम मान लें? जो चीजें या जो दूरियां पिछले 1-2 महीने में दिखाई दी है वो क्या महज एक संयोग है या फिर जानबूझ के दूरियां बढ़ाई जा रही है? आज का मैं अगर उदाहरण देखूं तो अभी तक मुख्यमंत्री आपके पास या आपके नेता से मिलने नहीं गए। ऐसा तो पहले नहीं होता था, पिछले 1 साल में तो ऐसा दिखाई नहीं देता था, लेकिन आज ही ये दूरियां क्यों दिखाई दे रही है? सौरभ जी, आपका क्या पैमाना है और हर चीज को आप एक अलग चश्मे से देखते हैं और उस पे अपने तरीके से आप कयास लगाना शुरू कर देते हैं। मिलने पहुंच जाए तो पर भी, नहीं मिलने पहुंचे तो पर भी, तो ये आप लोगों का अपना काम है और आप अपने तरीके से नैरेटिव सेट करते हैं, उसको फैलाते हैं तरह तरह तरीके से। अब ये नैरेटिव और इस तरह का अब कयास आपको मुबारक हो, लेकिन आप लगातार 2-3 महीने की चर्चा कर रहे हैं। 2-3 महीने के अंदर तो लगातार आपने देखा माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव जी ने ऐतिहासिक कार्य किए, एक साथ मिलकर कई कार्यक्रमों में आप देखने का उन्हें काम किया। वहीं 4 लाख से अधिक नियोजित, लेकिन अरुण जी कई कार्यक्रम ऐसा भी था जहां तेजस्वी यादव को जाना था, लेकिन वो दूरी बनाकर रहे, वो नहीं गए उस प्रोग्राम में। ऐसे एक नहीं, कम से कम दर्जन भर से ज्यादा प्रोग्राम हुआ है। तो उसको क्या आप किस चश्मे से देखेंगे? तो ये सब बेतुकी बातें हैं सौरभ जी। एक बात कान खोल के सुन लीजिए, और लगातार बराबर हमारे नेता कहते आ रहे हैं, तेजस्वी यादव जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं और महागठबंधन बिहार में जिस उद्देश्य से बना है उस उद्देश्य से लगातार आगे बढ़ रही है। आप लोग देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। और इंडिया गठबंधन भी लगातार मजबूती के साथ, एकजुटता के साथ आगे बढ़ रहा है।
अपने अपने तरीके से तमाम जितने दल इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, सौरभ जी, अपने अपने तरीके से एक संकल्प के साथ अपने अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसमें अब भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो नैरेटिव है, नैरेटिव सेट करते हैं और उनके कुछ चहेते मीडिया है उनको ले जाते हैं, दूर दूर तक फैलाते हैं, तो फैला है, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो कंफ्यूजन दूर कर दीजिए ना अरुण जी, कंफ्यूजन दूर कर दीजिए ना। एक बात, नहीं अरुण जी एक बात बताइए, अरुण जी एक बात बताइए। जब मीडिया में ये खबरें आई कि ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरियां बढ़ गई, नीतीश कुमार ललन सिंह से नाराज हैं और उसके बाद उन्हें इस्तीफा तक देना पड़ा, लेकिन नीतीश कुमार ने दिखाया, वो जब दिल्ली से पटना पहुंचे तो उनके साथ ललन सिंह मौजूद थे और कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। तो उसी तरीके से अगर आज मुख्यमंत्री आपके सुप्रीमो से मिलने चले जाते हैं, राबड़ी जी को बधाई देने पहुंच जाते हैं, तो ये जो अफवाह है, ये जो खबर है, ये अपने आप उस पर विराम लग जाएगा। और ये तो अब बड़ी बात है नहीं, मिलना जुलना तो अपना मुख्यमंत्री जी के ऊपर है, या कभी भी कोई भी मिलजुल सकते हैं, या आंतरिक क्या बात है वार्तालाप ये तो आप जानते नहीं हैं, या मिल लिए भी होंगे या बातचीत हुई होगी और लगातार बातचीत तो होती ही रहती है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है ना सौरभ जी। और आप लोग बिल्कुल मुद्दा है। नीतीश जी और ललन जी के बारे में परोस रहे थे, तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी खंडन किया। और लोकतांत्रिक तरीके से चुनावी वर्ष है, सब अपने अपने तरीके से राजनीति सामाजिक रणनीति गढ़ते हैं। तो इसमें अब आप लोग हाय तौबा अब क्यों मचा रहे हैं भगवान जाने। अब जहां तक अब संजय जी सही बोल रहे थे, अब पॉजिटिव दिशा में तो सोचते ही नहीं, पॉजिटिव तो बात आप लोग करते ही नहीं। हमें लगता है जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी जब से भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए हैं, तब से इतनी बेचैनी खास करके भारतीय जनता पार्टी में है। उनको तो पता है कि क्योंकि एनडीए यहाँ 39 सीट चुनाव जीती थी लोकसभा चुनाव में, अब वह 39 सीट एनडीए के लोग जीत के गए थे, अब तो खाता खुलना मुश्किल है। तो यहाँ तो अब कुर्सी केंद्र वाली कुर्सी डोल रही है, डोल रही तो है किस तरीके से लोगों के बीच कंफ्यूजन पैदा करना है, भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना है। तो रात दिन आप देखते होंगे हर टीवी चैनल पे सीट शेयरिंग नहीं होगा, ये लोग साथ नहीं बैठेंगे, गठबंधन में दरार आ गया तो ये नहीं, अब अगले दिन मिल जाते हैं तो सुर बदल जाते हैं, फिर तीसरा स्टेप। तो अब क्या कहा जाए भाई। लेकिन एक बात जान लीजिए, नीतीश कुमार जी ने जो यहां से संदेश दिया है, इंडिया गठबंधन की पहली बैठक यहां हुई थी और वह कारवां लगातार बढ़ रहा है। आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी, नीतीश जी बैठे हुए नहीं हैं, उन दोनों के मन में एक ही संकल्प है कि भारत से हम इस देश में जो जन विरोधी सरकार बैठी हुई है, इस देश को भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जैसे जो शासक यहाँ बैठे हुए हैं, ऐसे शासन से हम देश की जनता से को मुक्ति दिलाएं। और देश की जनता भी करा रही है, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। आज तो 24 आ गया, यह सवाल आप लोग क्यों नहीं पूछते हैं नरेंद्र मोदी जी से। 22 में तो कहा था नरेंद्र मोदी जी ने कि किसानों की आय दोगुनी होगी, 22 तक तमाम देश के गरीबों को पक्के मकान मुहैया कराए जाएंगे, लेकिन आज तक तो नहीं मिला। उन्होंने तो कहा था 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौजवानों को नौकरी देंगे, 10 साल होने को चला, 20 करोड़ नौकरी मिलनी चाहिए, वो भी तो नहीं मिला। वहां तक ही नहीं, उसके बाद भी 10 लाख नौकरी देने का घोषणा किया था, तो पूरा नहीं हुआ। तो सवाल यहाँ है। और इस संजय जी आप ही के पास आएंगे, 2 मिनट रुक जाइए संजय जी, अपनी बातों नहीं राकेश बोल रहा हूं। इस सवाल पर पूरा देश का जितने भी विपक्षी दल हैं,
जो भी पार्टियां हैं एकजुट है। सवाल यहाँ कोई पर्सनल किसी का अपना महत्वाकांक्षा नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। सवाल है देश को बचाने का, गरीबी मिटाने का, महंगाई जी को जी बिल्कुल अरुण जी मैं समझ गया, बेरोजगारी मैं खत्म सौरभ जी हमारी मैं आवाज आ समझ रही है। गया, मैं समझ गया। सौरभ जी अरुण हमारी जी आवाज आ रही है। अरुण जी मैं समझ गया। आपका जो सवाल है वो राकेश जी से ले लेते हैं। राकेश जी, आप लोग जी इसलिए, हमारी आवाज आ रही है पहले। जी बिल्कुल पहले राकेश हमारी जी, आवाज आ रही। जी बिल्कुल आ रहे। राकेश जी 2024 में आपकी जो केंद्र सरकार की कुर्सी है वो हिल रही है, इसीलिए जानबूझकर आप लोग कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। कुछ है ही नहीं। महागठबंधन की सरकार एकजुट है, पहले से ज्यादा मजबूत हो गई है। अगर मुख्यमंत्री आज नहीं गए हैं तो ये अचानक कहा जा सकता है मुख्यमंत्री के पास समय नहीं था, वो नहीं गए, नहीं दिया उन्होंने बधाई। इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? सौरभ जी पहले तो मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सपा जी को, संजय जी को, बाकी हमारे अरुण भाई बैठे हैं, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम लोग 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा भगवान प्रभु श्री राम का रखा गया, उसमें सभी सनातन धर्मों से और 140 करोड़ जनता से अपील करना चाहता हूं कि अपने घर में भगवान प्रभु श्री राम के नाम पर दीपावली के शुभ अवसर मनाया जाए और 5 दीप अपने घर में प्रज्वलित करें। चलिए अब इन बातों से मैं आगे निकलता हूं। कह रहे हैं कि लालू जी के शिकंजे में नीतीश जी फंस चुके हैं। पहला नंबर, लालू जी चाहते हैं कि किस तरह मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बने। उनको किसी 13 करोड़ जनता से लेना देना नहीं। आज 10 दिन 15 दिन से मीडिया के साथियों ने खबर चलाया ललन जी का, उसको भी मीडिया के साथी, देश के जो चौथे स्तंभ होते हैं उनको भी लोग नहीं बख्शे, उनको भी कहते हैं कि मोदी मीडिया है, मोदी जी की खबर चलाते हैं। चलिए इनकी बात जो भी है, उसके बाद हम चलते हैं विकास की बात पे कर रहे हैं। अरुण जी, हम लोगों ने 1 साल के अंदर 10 लाख नौकरी बांटा और आप गांधी मैदान में बांटे, हम लोग घर घर जाके पहुंचाने का काम किया। 3 करोड़। अरे आप बोल रहे तो सुन रहा था। अरुण शांति से सुनिए, आप लोकतंत्र में सबका बोलने का अधिकार है, चिल्लाइए मत। इतना देर से आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था। लोकतंत्र में गलत भी परोसिएगा तो अरुण जी अरुण 10 लाख, मेरा तो सवाल है 10 लाख कौन सी नौकरी दी है 1 साल में? बता दीजिए। आप मेरे बता रहे हैं, सुन लो ना भैया, मेरे भाई सुनो। अरे सुनने की शक्ति रखो। अरे 20 मिनट से लोग बोल रहे थे, देने का दावा करते हैं तो मेरे पास आंकड़े हैं। आप एक काम कीजिए, 5 मिनट और बोल लीजिए, 5 मिनट अरुण जी और बोल लीजिए, उसके बाद मैं बोलूंगा। आपको सुनने की क्षमता रखिए, धैर्य रखा करो। इसीलिए चलिए राकेश जी, उन्हीं का राकेश जी अरुण जी के सवाल का ही जवाब दे दीजिए। 10 लाख नौकरी की जो आपने बात की, वो कहाँ कहाँ बांटी गई, किन किन क्षेत्र में बांटी गई? मैं बता रहा हूँ, रेल मंत्रालय से लेके खाद्य आपूर्ति मंत्रालय, फूड प्रोसेसिंग के द्वारा सब, और अनुराग ठाकुर जी ने अपने संचार विभाग के द्वारा सभी लोगों को नौकरियां दी गई। आपको अगर नहीं मालूम है तो भारत सरकार के डाटे पे जाके आप उसको, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ, डाटा तो नहीं झूठ बोलेगा, अब उससे अरुण जी सर्च कीजिए। जिस तरह आप कह रहे हैं कि 1,24,000 नौकरी दी, तो 26,000 ही नौकरी मिला। और अगर हम नौकरी दे रहे हैं या आप नौकरी दे रहे हैं या विकास की बात आप कर रहे हैं या हम कर रहे हैं, तो इसमें किसी को जनता का हम वो नहीं कर रहे हैं। जनता का हम लोग काम करने, विकास की बात करने, सकारात्मक राजनीति क्या कीजिए, ये जो हल्ला गुल्ला वाली राजनीति बात क्या कीजिए। दूसरी बात, आप रहा EWS के तहत आप जो नौकरी की बात करो, 2019 में भारतीय जनता पार्टी 7 फरवरी को ही EWS लागू कर दिया गया। आरक्षण की बात कर रहे कर्पूरी ठाकुर जी नहीं के समय में, जब हमारे वित्त मंत्री कैलाशपति मिश्र जी थे, तो पंचायत में जो आज आरक्षण दिख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब BP सिंह जी की सरकार जब बनी, हमारे जितने भी सांसद थे समर्थन किया आरक्षण की बात। और जाति की बात कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती देश में सिर्फ 4 ही जाति हैं, और गरीबी है, किसान है कि और युवा है और महिला है। और महिलाओं पर भी हमने काम किया, 3 करोड़ लोगों का घर बनाने का काम किया, 12 करोड़ लोगों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शौचालय में जाके हम लोगों ने शौचालय बनाने का काम किया, और 14 करोड़ हम लोगों ने शौचालय बनाने का काम किया। तो हम लोगों ने काम करने को, आज भी नितिन गडकरी जी 35 किलोमीटर सड़क बनाने का काम करते हैं। आपके तेजस्वी जी
आके गडकरी जी से मिलते हैं और बिहार का रोड मैप लेके आते हैं। उसमें भी हम लोग ने नितिन गडकरी जी ने, परिवहन मंत्री जी ने आपको रोड बनाने का स्वीकृति दी। आज जो पटना से और सोनपुर के बीच में जो पुल और पुलिया बनाने का जो चल रहा है, हमारे नितिन गडकरी जी 5 तारीख को आ रहे हैं, उनका भी उद्घाटन करने का काम करेंगे। हम लोग काम करने में विकास रखते हैं, आप लोगों की तरह नहीं कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बन जाए, मेरी पोतो उप मुख्यमंत्री बन जाए, मेरी बेटी राज्यसभा चला जाए, मेरा तेज प्रताप मंत्री बन जाए, इसमें काम करने की ध्यान देते हैं। अब बात परिवार से जी बात पूरी कीजिए जी अपनी जी, मैं हाँ, कह रही हूँ कि अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ सब्बा जी, हम लोग हमेशा काम करने में विश्वास रखते हैं। हम लोगों ने जनता से जो वादा करके आए हैं, उस वादे पे हम लोग 2024 में विकास के नाम पे चुनाव लड़ेंगे। हम लोग ना परिवारवाद है, ना वंशवाद है, हम लोग काम करने में विश्वास रखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत बदल रहा है, भारत विकास की ओर जा रहा है। और मैं एक चीज और बता देता हूँ सब्बा जी और सौरभ जी, आज नीतीश कुमार जी का बिहार में जो दुर्दशा हुआ, लालू जी के कारण हुआ। उनकी छवि पे जो दाग लगा, लालू जी के कारण पे लगा और ललन जी के कारण पे लगा। लेकिन G20 हुआ, G20 वासुदेव कुटुंबकम के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी को भोजन पे बुलाया गया। भोजन को उपरांत विदेश से सभी लोग आए थे, सभी राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनका हाथ पकड़कर सभी लोगों से मिलाने का काम किया कि कहा है ये देखिए यही मुख्यमंत्री है बिहार के, जिनके पास ना परिवारवाद है, ना परिवार है, ना वंशवाद है, ये सिर्फ विकास की बात करते हैं और विकास के मुद्दे पे आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने 18 साल माननीय मुख्यमंत्री जी को कंधे पे बिठाने का काम किया, 18 साल मुख्यमंत्री बनाया, 43 विधायक होने के बाद भी इनको मुख्यमंत्री बनाया और रेल मंत्री बनाया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। तो राकेश जी इसीलिए तो चर्चा हो रही है बिहार में जोरों से कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री आपके पाले में जा सकते हैं, फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि प्यार तो खत्म हुआ नहीं है, इसीलिए तो चर्चा हो रही है। जी सौरभ जी, आपका पूछना बहुत जायज है, आप अच्छी तरह से पूछ रहे हैं। मैं इस बात को खंडन करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो विकास के राह पे चले हैं और विकास के मुद्दे पे चले हैं, हम लोग हमेशा विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर समर्थन देने का काम किया, चाहे वो जाति जनगणना हो, चाहे कोई भी आरक्षण पे हो। जहां पे सकारात्मक राजनीति होगी मैं वहां समर्थन दूंगा। और वही दूसरी बात, हम लोग इनको कंधे पे बैठाया, लेकिन अब इनके लिए दरवाजा हम लोगों ने बंद कर दिया। और हम लोगों ने कैलाशपति मिश्र जी का जो सपना है बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, 13 करोड़ जनता का जितना भी मुद्दा है उस पर हम लोग काम करेंगे। जिस तरह बिहार में आज बिहार की दुर्दशा है, नवादा में हुआ, पीछे जमुई में हुआ, मुजफ्फरपुर में हुआ, किस तरह हो रहा है, उस घटनाओं को हम लोग दूर करेंगे। और आज सौरभ जी आप भी बिहार से थे, सब्बा जी का तो पता नहीं, संजय जी भी बिहार से, अरुण जी भी बिहार से हैं, लेकिन सब्बा जी भी बिहार से, हम लोग पांचों लोग बिहार से हैं। एक बार चिंतन करना चाहिए सौरभ जी, बिहार के एक नागरिक होने के नाते, हम पार्टी अलग है, अरुण जी की पार्टी, लेकिन अपने दिल पे, कलेजा पे हाथ रख रखे बिहार की क्या स्थिति है। ये लोग सिर्फ अपने परिवार के लिए राजनीति करते हैं, वंशवाद के लिए राजनीति करते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी की जो छवि थी, उस छवि को भी लोगों ने धूलमिल करने का काम किया। हम लोगों तो हमेशा कहते हैं कि विकास की बात हो तो सब एकत्रित होना चाहिए। और मैं हमेशा कह रहा हूं कि हम भारतीय जनता पार्टी माननीय नीतीश कुमार जी के जो विकास कार्य होंगे, जहां भी हमारी समर्थन होगी, जहां भी जिस मुद्दे पर होगा, हम लोग समर्थन देने का काम करेंगे। अरुण जी, बीजेपी पहले से काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है नीतीश कुमार को लेकर, आप खुद महसूस कर रहे होंगे, तो ये तो आपके लिए बेचैनी की बात है ना? नहीं, बीजेपी की बेचैनी से आपको समझ में आता होगा। बीजेपी जिस तरीके से पूरे तंत्र को, पूरे ताकत को लगा दिया है, पूरे देश के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, एक ही सपना में ही आते हैं। बीजेपी के लोगों को एक ही सपना अभी दिखाई दे रहा है, किसी तरह बिहार में नीतीश जी और लालू जी में ये हो जाए, लेकिन वो होने वाले नहीं है। उनको पता नहीं है नीतीश जी का संकल्प, किस सवाल को लेकर महागठबंधन में आए हैं और क्यों आए हैं। अरुण जी इसके पहले भी नीतीश कुमार कई बार संकल्प ले चुके हैं, आपको भी पता है। सौरभ जी, विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा था। सौरभ जी, पहले का सवाल अलग था और आज का सवाल अलग है। इस बार का जो सवाल है, जिस सवाल को लेकर नीतीश जी एकजुट हुए हैं और पूरे देश के विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं, यह सवाल अलग है, वह वाली सवाल नहीं है।
और लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से थ्रेट कर रही है तमाम क्षेत्रीय दलों की, और वो खुद 38 दलों के साथ हैं, लेकिन वो कहते हैं प्रधानमंत्री जी गठबंधन की राजनीति से देश को नुकसान है। क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय दल को किस तरीके से वो समाप्त करना चाहते हैं, सबों ने देखा। नीतीश जी ने भी महसूस किया किस तरीके से उनके दल को समाप्त करने के लिए पूरी ताकत नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने लगा देने का काम किया। यहां तक नहीं, दल को ही नहीं बल्कि उन्हें नीतीश जी को महसूस हो गया कि लोकतंत्र को भी समाप्त करने पर तुली हुई है, संविधान को भी तहस नहस करने पे तुली हुई है, बेरोजगारी चरम पर, महंगाई चरम पर। जब देश ही नहीं बचेगा तो फिर क्या मकसद है राजनीति का? तो इन सवालों पर सारे एकजुट हुए हैं विपक्षी दल, और कोई बात नहीं है। पहले का सवाल कुछ और था, आज का सवाल कुछ और है। इस बात को समझिए, और समझते भी हैं आप लोग। संजय जी भी भली भांति जानते होंगे। चलिए अरुण जी, सौरभ जी, अरुण जी के सवालों का जवाब 1 मिनट में मैं खत्म करूंगा। सौरभ जी 1 मिनट का समय मिलना चाहिए, 1 मिनट का। जी जी राकेश 1 मिनट का समय में आज कांग्रेस के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को फोन किया कि आप आइए संयोजक बन जाइए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उनका फोन उठाने से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी इन लोगों से मोह माया हो रहा है, मोह माया खत्म हो रहा है कि सिर्फ हम लोग हमारे कंधे पे बंदूक रख के ये लोग राजनीति कर रहे हैं। और जिस बात को आप ये कह रहे हैं कि भारत का संविधान, बाबा साहब का तो राकेश जी, ये तो आपके लिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है ना, अच्छी बात है। इसमें तो आप लोगों को खुश होना चाहिए नए साल पर। अब सीधे चलते हैं डॉक्टर संजय कुमार के पास। सर ये बताइए, जो भी पिछले 10 दिन के दौरान जो भी बिहार की राजनीति में चल रहा है, आपको लगता है नॉर्मल है? नेता चाहे कुछ भी बोले, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे कुछ भी बोले, कुछ भी बयान दे, लेकिन आपको लगता है नॉर्मल है ये सारी चीजें? नहीं, बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, और इस सत्य को तो स्वीकार करना होगा। क्योंकि जो दिखता है, केसरिया स्तूप का उद्घाटन करने मुख्यमंत्री गए थे, क्या तेजस्वी जी की तस्वीर नहीं लगी हुई थी? तेजस्वी जी ने दूरी बनाई। पुराना धाम मां जानकी के मंदिर में गए, क्या तेजस्वी जी थे वहां? नवादा में गंगा जल के लिए गए, क्या तेजस्वी जी वहां थे? इतना बड़ा बिजनेस कॉन्क्लेव हुआ, उद्योग मंत्री आरजेडी कोटे से आते हैं, समीर महासेठ, वो तेजस्वी जी नहीं जाते हैं। एक छोटे आईटी मंत्रालय के उद्घाटन होता है, उसमें वो उपस्थित होते हैं। ये दूरियां क्या बताती है? जब आपकी तस्वीर लगी हुई है, आपके विभाग का कार्यक्रम है, आप आमंत्रित हैं, वहां आपकी कुर्सियां लगी हुई हैं, आप अनुपस्थित हैं। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये तो तस्वीरें बोल रही हैं कि आपकी अनुपस्थिति सब कुछ सहज नहीं है। मैं आज का उदाहरण मैं बताता हूं। जो फतेह बहादुर है, क्या क्या मां सरस्वती पर वो कल बोल गए। आज राबड़ी आवास के बाहर एक बड़ा सा इश्तिहार उन्होंने चिपका दिया, पोस्टर लगा दिया कि भाई धर्म से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। वो सावित्रीबाई फुले का कोट लगा दिया कि मंदिरों की घंटियां जब बजती हैं उससे नकारात्मक ऊर्जा मिलती है, स्कूल की घंटियों से सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने क्या कहा कि नकारात्मक ऊर्जा वाले परिवार के पास आप वोट मांगने नहीं जाइएगा, इस बात की गारंटी आप दीजिए कि जो व्यक्ति धर्म में आस्था रखता है, जिसकी निष्ठा है धर्म में, आप उसके घर में तो वोट मांगने नहीं जाइएगा कि आप आस्था वाले लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। कोई मस्जिद में इबादत करे या मंदिर में घंटी बजाए, उसकी व्यक्तिगत आस्था पर आप कैसे प्रहार कर सकते हैं? और अगर आप प्रहार करते हैं, इसका मतलब है कि आप नहीं है। और यही जब अभी सुनील कुमार निकल रहे थे राबड़ी जी की आवाज से, तो जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं तो सेकुलर हूं। इस देश में तो हर व्यक्ति को धर्म मानने की स्वतंत्रता है, इबादत और पूजा करने की स्वतंत्रता है, किसी भी धर्म को कोई गाली नहीं दे सकता है। ये क्या है, सब कुछ सहज है क्या? बिल्कुल असहज है। और मैं बता रहा हूं कि क्या कभी ऐसा हुआ कि 1 जनवरी के दिन वो सत्ता में साथ में रहे या विरोध में रहे? लालू जी और नीतीश जी के बीच में आदान प्रदान नहीं हुआ, खास करके 9 वर्ष की शुभकामना को लेकर के। ठीक है, पार्टियां साथ भी रहती हैं, पार्टियां विरोध में भी रहती हैं। आखिर दूरियां किस बात की है भाई? तो जो कुछ संकेत हैं, कोई कुछ बोले जा रहा है। अब आश्चर्य लगता है कि सावित्री फुले बाई का जन्मदिन मनाया जाए, 7 जनवरी को शायद मनाया जाएगा उनका।
और चंद्रशेखर जी जाकर के वहां रामचरितमानस को गाली देंगे कि भाई ये जो तुलसीकृत रामायण है उस रामायण में क्या है। तो ये किस बात का संकेत है? क्या जेडीयू इसके लिए तैयार है? भाजपा तक तो बात समझ में आती है कि आप कहते हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है। इस देश के नागरिकों को धर्म से आप वंचित नहीं कर सकते हैं, उसकी आस्था लेकिन का जदयू विषय तो है। विरोध कर रही है, जदयू तो विरोध कर रही है। हमने नीरज कुमार का बयान सुना है, उन्होंने तो विधायक का नाम ही बदल दिया, फतेह जी, कायर बिल्कुल। सिंह, उन्होंने तो बिल्कुल। बदल दिया। इतना कड़ा बयान 12-13 महीने में हमने पहली बार देखा है, जबकि सहयोगी पार्टी की तरफ से आ रहा है। नहीं, मैं बता रहा हूं, इस पैनल में जुड़े हुए सारे लोग, ऋग वैदिक काल के बाद हमारे यहाँ 3 देवियों की आराधना होते रही, लक्ष्मी की, दुर्गा की और सरस्वती की। अब बताइए कि वो माँ दुर्गा का जब पूजा चल रहा था, नवरात्र का लोग व्रत रख रहे थे, वो आस्था है इस देश का। और ये फतेह बहादुर सिंह क्या क्या बोल रहे थे माँ दुर्गा के बारे में, सबको पता है। क्या इजाजत इस बात का संविधान देता है? अगर आपके संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द है, आपके संविधान के प्रथम पृष्ठ पर राम दरबार का चित्र है, अगर धर्म मर्यादा सिखाता है, धर्म आचरण सिखाता है, आप उस धर्म को मानिए नहीं मानिए। आप जो है निराकार ब्रह्म में विश्वास कीजिए, साकार ब्रह्म में विश्वास कीजिए, लेकिन किसी की आस्था पर इस तरह का आरोप लगाने के लिए, मां सरस्वती के बारे में क्या क्या बोल गए। और बीजेपी नहीं, जेडीयू आती है फ्रंट फुट पर और जेडीयू इसका प्रतिकार करती है और जेडीयू कहती है कि क्या ये कहेंगे, इस बात के लिए गारंटी देंगे कि किसी भी धर्म मानने वाले व्यक्ति के दरवाजे पर ये वोट मांगने नहीं जाएंगे। जेडीयू का कल तक इस तरह का बयान नहीं था। आज जब जेडीयू बाहर निकल करके आकर के इस तरह का बयान दे रही है, सब कुछ सहज नहीं है। अब अरुण जी तो अच्छे आदमी हैं बेचारे, इनको तो पार्टी को डिफेंड करना है। अब इनकी पार्टी में कोई आऊं कोई बाऊं कोई कुछ बोल रहा है, तो जितना इनके पास तर्क शक्ति है, बुद्धि है, उस विवेक से तो ये डिफेंड करेंगे। लेकिन इनके लोग ही जब इस तरह की चीजों में संलग्न है, ये कहां डिफेंड करेंगे। और जेडीयू जो कल तक चुप्पी लगाए हुए थी, कल तक निजी बयान कह के बच जाती थी, आज जेडीयू फ्रंट फुट पर आने लगी है। ये दिखाता है कि सब कुछ सहज नहीं है। फिर मेरी शुभकामना है कि ये सरकार चले, और आज चूंकि साल का पहला दिन है, मेरी शुभकामना है। लेकिन क्या ऐसे सरकार चलेगी इस तरह के बयानवीरों के द्वारा, जो कुछ भी बोलने के लिए स्वतंत्र हैं और कोई भी पोस्टर लगा दे रहे हैं और किसी भी धर्म को किसी भी जगह पर खड़ा होकर कुछ बोलने लग रहे हैं? मैं तो समझता हूं कि ऐसे लोग को मानसिक रूप से मानना चाहिए कि वो संतुलित लोग नहीं है, वो दिवालिये लोग हैं, जो किसी को भी किसी की आराधना पर, किसी की आस्था पर आप कैसे चोट पहुंचा सकते हैं भाई। और तर्क करना है तो ठीक है, बैठिए आप। अगर आपको लगता है कि वो सब काल्पनिक है और हम जो समझ रहे हैं वही यथार्थ है, तो बैठ करके शास्त्रार्थ कर लीजिए और शास्त्रार्थ करके आप साबित कर दीजिएगा कि आप सही हैं, वो गलत है। ये शास्त्रार्थ का विषय है, ये आस्था का विषय जो है उस पर आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। तो जेडीयू की बयानबाजी जब इस तरह से होने लगी, मतलब है कि सब कुछ सहज नहीं है। जी अरुण जी जवाब दीजिए, कहाँ ले जा रहे हैं राजनीति? आपने भी देखा होगा, उनका बयान सुना होगा, और आज जो पोस्टर लगाया गया है ये ठीक लालू आवास के सामने लगाया गया है। बिल्कुल सौरभ जी, हम ऐसे बयानों का निंदा करते हैं और हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी भी, पूरी पार्टी भी, उनकी निजी राय हो सकती है, हर व्यक्तियों की अपनी अपनी राय है, उसको आप बांध नहीं सकते। ठीक ही कहा संजय जी ने, इस तरह का बयान या इस तरह का ये धार्मिक देश है, अपने अपने तरीके से कई हर लोग अलग अलग धर्म के हैं, अपने तरीके से मानते हैं, स्वतंत्र है, संविधान भी इजाजत नहीं देता है। लेकिन ये तो व्यक्तिगत बयान है, हम पार्टी मेरी समर्थन में खड़ी नहीं है और पार्टी लगातार ऐसे लोगों को हिदायत दे रही है, देते आ रही है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन यह कितनी बड़ी बात है संजय जी, सौरभ जी, देश के प्रधानमंत्री और राम लला को
उंगली पकड़ के वो भी पीछे पीछे रामलला जी जा रहे हैं, उस पर इस देश में चर्चा नहीं होती है। क्यों? वो संविधान सम्मत है, धर्म सम्मत है। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं रामलला को छत मिल गया, घर मुहैया करा दिया प्रधानमंत्री जी ने। वाह, कैसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं। यही राजधर्म कहता है। प्रधानमंत्री जी, मैं पूछना चाहता हूं, आजादी के बाद कई प्रधानमंत्री हुए, आप वोट की राजनीति करिए, जाति धर्म की राजनीति करिए, आपकी पार्टी कर रही है, लेकिन एक संवैधानिक पद पर और प्रधानमंत्री के पद पर खुले तौर पर रामलला को किस तरह का विज्ञापन आपने देखा, मूर्तियां देखा? क्यों इस देश के बुद्धिजीवियों के मुंह में दही जमा है? चैनल ने क्यों नहीं डिबेट चलाया है? डिबेट का बात नहीं है, सनातनी का अपमान नहीं है। पूरा हिंदुस्तान हिंदू धर्म, तमाम हिंदू, हम भी सनातनी हैं। सनातनी बोल के होता है क्या? सनातन कहता है राम भगवान पुरुषोत्तम राम का क्या था उद्देश्य, क्या था उनका संदेश? जिस तरीके से इस देश में धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है और खास करके प्रधानमंत्री मैदान में कूद गए हैं। आज तक तो अप्रत्यक्ष रूप से उनका संगठन प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करे, कुछ देर के लिए चल सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठ के इस तरह का घिनौनी सनातन धर्म को अपमानित करने वाला एक एक कदम जो उनका उठ रहा है, आज देश क्यों नहीं बोल रहा है? सौरभ जी, चलिए अरुण जी समय की कमी है। राकेश जी लास्ट कमेंट। राकेश जी लास्ट, मैं समझिए जो आपका सवाल है वो जो अरुण जी जो आपका सवाल है वही हम राकेश जी से ले लेते हैं। राकेश जी लास्ट कमेंट। क्यों ऐसा कर रहे हैं प्रधानमंत्री? क्यों कह रहे हैं कि हमने रामलला को छत दे दिया, इसके पहले भवन नहीं था, छत नहीं था, और वो क्यों इस तरीके का विज्ञापन जो है वो अखबार में छपवा रहे हैं? क्या ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? देखिए सौरभ जी, सनातन धर्म के बारे में बोल रहे हैं तो सनातन धर्म के बारे में तो पता भी नहीं है। आज गुरु गोविंद सिंह जी का जो पुत्र का जो 4-5 दिन पहले हम लोगों ने बाल दिवस मनाया था, वही गुरु गोविंद सिंह जी बिहार से आए, अपने 4 पुत्र को शहीद करवा दिए सनातन को, हिंदू को बचाने के लिए। जानते हैं सौरभ जी, इस पे अगर हम लोग विश्लेषण पर बात करें तो बहुत समय लग जाएगा। 2 बेटे को उनको चुनवा दिया गया दीवार के अंदर। 7 साल का बच्चा जब इस दुनिया से जा रहा था तो 9 साल का बच्चा कहने लगा कि भाई तुम हमसे पहले क्यों जा रहे हो, कह रहा तुम्हारे आंख में आंसू क्यों आया? तो उसने 9 साल के बच्चे ने कहा क्या और जवाब क्या? अरे यही राजनीति ये लोग करते हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई, जवाब देंगे कुछ, बोलने नहीं दीजिएगा। सवाल कुछ, जवाब देंगे कुछ। अरे उसी पे आ रहे हैं अरुण जी, उसी पे आ रहे हैं। सुन लीजिए, हम सनातन पे ही बोल रहे हैं। जब 9 साल का बच्चा रोने लगा तो कहा भैया 7 साल पहले तुम दुनिया में आए थे, लेकिन दुनिया से पहले तुम जा रहे हो, मैं बाद में जाऊंगा, 9 साल का हूं। तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं सनातन पे। इनके प्रोफेसर साहब सनातन को कहते हैं कि एक जहर है, रामचरितमानस एक कागज का टुकड़ा है। एक तरफ सनातन को जो स्टाइलिंग कहते हैं, स्टाइलिंग भी सनातन को देने का काम करते हैं। बुद्धिजीवी रिएक्ट कर रहे हैं, सब पे बुद्धिजीवी लगा दीजिए, सब पर रिएक्ट कीजिए। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री, अरे ताला आपने लगाया था, ताला आपने लगाया था, आपको सनातन के ऊपर। राकेश जी समय की कमी है, सीधा जो सवाल था आप उसका जवाब दे दीजिए। आज जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है? इनको कहाँ दिख रहा सनातन धर्म का अपमान? माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आह्वान किया गया कि सभी घर में दीपक जलाएं, और भगवान श्री प्रभु राम के नाम के हम लोगों ने अयोध्या में जिस तरह क्या कहते हैं अयोध्या को विकास करने का काम कर रहे हैं, किस तरह हम लोग ने वहां पे एयरपोर्ट बनाने का काम किया, किस तरह वहां पे बनाने का काम किया। बहुत अच्छी बात है। चलिए राकेश जी समय की कमी है, चर्चा को यहीं विराम देना होगा।
तो सभा, अगर ये सच है कि अगर पिछले 1 महीने के अगर बिहार की राजनीति को देखें तो ये तय है कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और जिस तरीके से पहले जदयू में जो घमासान मचा हुआ था, हालांकि कुछ हद तक ये जरूर मौजूदा समय में कहेंगे कि जदयू में जो भी घमासान था उसको एक तरीके से कवर अप करने की जरूर कोशिश की गई है। कहाँ तक कवर अप हुआ है ये आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन ये तय है कि निश्चित रूप से आरजेडी और मुख्यमंत्री की दूरियां बढ़ गई है। और उसका उदाहरण मैं आज ही आपको बता रहा था, और जैसा डॉक्टर संजय कुमार भी बता रहे थे कि ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता है। आज मुख्यमंत्री का लालू प्रसाद यादव के आवास पर नहीं जाना ये इत्तेफाक नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों के घर में अगर आप दूरी देखेंगे तो 100 मीटर की भी नहीं है। एक बीच में सड़क है, आमने सामने दोनों रहते हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को जाना चाहिए। और जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से जिस तरीके से मुख्यमंत्री का लालू आवास आना जाना हुआ है, तो आज तो उनको निश्चित तौर पर ही जाना चाहिए। और एक तरीके से मीडिया को भी जवाब देना चाहिए। मीडिया जो खबर लगातार चला रही है तो हमें मीडिया को भी जवाब देना है। जिस तरीके से वो ललन सिंह के साथ आए और उन्होंने एक दिखाने की कोशिश की, एक साबित करने की कोशिश की कि हम दोनों में दूरियां नहीं है, हम लोग एक साथ हैं, तो आज भी वो लालू आवास जाते। फिर मीडिया को बुलाया जाता, दोनों एक दूसरे को बधाई देते, तो निश्चित रूप से जो खबरें चल रही है ये खत्म हो जाता, इसका खंडन हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है और आने वाले समय में ही पता चलेगा कि क्या होगा नहीं होगा। लेकिन ये तय है कि मौजूदा समय में नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच दूरियां जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सब बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल बिहार में उलटफेर चल रहा है, लगातार कुछ ना कुछ बदलाव हो रहे हैं, चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो अब आने वाला जो अब ये 2024 की शुरुआत हो चुकी है, आगाज हो चुका है, अब देखना ये होगा कि 24 में बिहार में क्या बड़ा खेला होने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 24 बिहार झारखंड। नमस्कार।